नमस्कार, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 जून 2020 के न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे द हिंदू का। टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर ले तो 5 न्यूज़ हम लोग एनालाइज करेंगे, जिसमें एक एडिटोरियल और एक लीड आर्टिकल भी शामिल है। लास्ट में एज ऑलवेज आपको द हिंदू के हेडलाइंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आज के दिन के द हिंदू के अंदर कौन कौन से न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काम के है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका रेफरेंस लेकर आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है पेज नंबर 1 से, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स में कवर होता है, मेंस में जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। तो न्यूज़ में क्या है, तो इंडिया और चाइना ने कल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत की थी, मीटिंग किया था और फाइनली कंक्लूड किया कि जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में उसको डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे और उसको पीसफुली हैंडल करेंगे और हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हम खराब होने नहीं देंगे, जो कि एलएसी के ऊपर टेंशन चल रहा है मई के महीने से, तो हम उसको सुधारेंगे बातचीत की तरीके से पीसफुली। की हाईलाइट्स देख लेते हैं। दोनों साइड ने एग्री किया कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, तनाव है, वो पीसफुली डिस्कशन के थ्रू हैंडल किया जाएगा और ये दिमाग में बात रखेंगे कि हम एक दूसरे की सेंसिटिविटी, कंसर्न और एस्पिरेशन को रिस्पेक्ट करें और इसको डिस्प्यूट होने में अलाउड ना करें। एमईए ने बताया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया की ने बताया कि दोनों तरफ ने बायलैटरल रिलेशन को रिव्यू किया और जिसमें करंट डेवलपमेंट भी शामिल किया था। मिलिट्री लेवल टॉक्स आज होनी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बीच में, दोनों ही देश के, और ये जो मीटिंग हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। इंडिया का रीड आउट देख लेते डॉक्यूमेंट, मीटिंग के बाद क्या लिखा हुआ था उसमें। तो दोनों साइड ने कंसेंसस पर आए, यानी कि दोनों ही लीडर ने बोला कि पीसफुली, स्टेबल तरीके से और बैलेंस तरीके से रिलेशन जो है इंडिया और चाइना का वो मेंटेन रखा जाएगा। जो करंट ग्लोबल सिनेरियो है उस बीच में इस तरह का माहौल जो है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ जो चैलेंज एक्सपोज हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, उस पर भी व्यू साझा किए थे दोनों ने मिलकर और मल्टीलेटरल फोरम पर कॉर्पोरेशन की भी बात हुई थी दोनों तरफ से। चाइनीज़ रीड आउट की बात करते हैं। चाइनीज़ डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर चाइना के, तो उसमें लिखा था कि दोनों तरफ ने कंसेंसस के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात की और साथ ही साथ ये बोला कि दोनों एक दूसरे को थ्रेट पर नहीं रखेंगे और डिस्प्यूट होने नहीं देंगे और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट किस तरह से एनहांस हो उस पर बात हुई और प्रॉपरली कैसे मैनेज करें डिफरेंसेस को, उस पर भी बात हुई थी। चाइनीज रीड आउट ने कहा कि दोनों साइड डिस्कस कर रहे एक प्लान्ड इनिशिएटिव का टू मार्क 70 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन का 70th एनिवर्सरी हो रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से रिलेशनशिप राइट डायरेक्शन में जाए, तो उसको लेकर यहाँ पे बातचीत हुई। उसके अलावा दो देश पॉलिटिसाइज जिस तरह से हो रहा है एपिडेमिक इश्यू को, तो उसको अपोज करेंगे और WHO को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये लाइन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि इंडिया की तरफ से नहीं लिखा हुआ नहीं था, चाइना के रीड आउट के अंदर लिखा हुआ था। चाइना के रीड आउट ने यह भी बोला कि दोनों ही साइड से एब्सोल्युटली क्या करेंगे, सेफगार्ड करेंगे और प्रमोट करेंगे मल्टीलेटरलिज्म को और अपोज करेंगे यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म और हेजेमोनिज्म, और जॉइंटली वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इंटरनेशनल फेयरनेस और जस्टिस को बचाएंगे और जो कॉमन इंटरेस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज का उसको भी बचाने का प्रयास करेंगे दोनों मिलकर। फाइनली जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपके बारे में आपको जानना हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो 22 तारीख का वीडियो आप फॉलो करिए। आई बटन पर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा आपको। क्वेश्चंस एज ऑलवेज मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, जो अभी मीटिंग चल रही है वो वे फॉरवर्ड जैसा ही काम कर रहा है आपके लिए। अगला न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 9 से, जहाँ पर यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट की वोटिंग की बात हो रही है, जिसमें इंडिया 2021-22 के मेंबरशिप के लिए वोटिंग के लिए उतरेगा, यानी कि वोट लेने के लिए उतरेगा। तो एग्जैक्टली न्यूज़ में क्या है कि इंडिया ने कैंपेन ब्रोशर लॉन्च किया है वोटिंग के हेड जो यूएनएससी सीट के लिए होनी है और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अप्लाई कर चुका है 2021-22 के लिए यूएनएससी के अंदर।
प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स में आएगा, मेंस में जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, यानी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ये कवर होता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक बनता है। इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा अगर उसको यूएनएससी की सीट मिल गई नॉन परमानेंट वाली? तो इंडिया ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, एक मैनिफेस्टो हाईलाइट किया ब्रोशर के अंदर। तो उसमें लिखा है कि ये इंटरनेशनल टेररिज्म को हाईलाइट करेगा अपने टेन्योर के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल्स का एक्सपेंशन को बात करेगा, जो वर्ल्ड बॉडी है पीस कीपिंग ऑपरेशन उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव क्या हो सकता है, इन सब के बारे में इंडिया जो है वो कदम उठाएगा अगर उसको यूएनएससी की मेंबरशिप मिल गई नॉन परमानेंट वाली। कैंपेन ब्रोशर को रिलीज करते हुए मिस्टर जयशंकर ने बोला कि जो नॉर्मल प्रोसेस है इंटरनेशनल गवर्नेंस का, उसमें दब्बे जो स्ट्रेन होता है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। उसके अलावा टेररिस्ट की बात करते हुए बताया कि जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो कंटिन्यूअली बढ़ रहा है, और उसको चेक भी नहीं किया जा रहा, वो अनचेक्ड है, और टेररिज्म उसका एग्रेगियस एग्जाम्पल है आज के टाइम पर। जो अनरिफॉर्म्ड और अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, और ग्लोबल जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ है, वो लगातार यूएनएससी का चैलेंज बढ़ा रहा है, तो इंडिया उसके लिए भी तैयार है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया कि इस टेन्योर के दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को नॉर्म्स के अचीवमेंट के लिए काम करवाएगा इंडिया, जैसे यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये 8वीं बार होगा जब इंडिया नॉन परमानेंट यूएनएससी सीट को ऑक्यूपाई करेगा। आखिर में लास्ट टाइम 2011-12 में इंडिया उसका मेंबर था। इलेक्शन एंड वोटिंग की बात करते हैं तो इस बार इंडिया गारंटीड लग रहा है कि उसको यूएनएससी के अंदर सीट मिल जाएगी, बिकॉज वो सोल कैंडिडेट है एशिया पैसिफिक की तरफ से, और जनरली 2/3 मेंबर्स का वोटिंग और प्रेजेंस चाहिए 193 मेंबर्स में से जनरल असेंबली के, सीक्रेट बैलेट के थ्रू, और वोटिंग होने वाली है जून 17 न्यूयॉर्क के अंदर। मैक्सिको भी लैटिन अमेरिका से दिख रहा है अनअपोज्ड, कोई अपोजिशन नहीं और जीतता हुआ दिख रहा है। जो बैटल है वो 2 सीट्स के लिए है, पहली तो है वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स के बीच में, जहाँ पर कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे इन 3 के बीच में टक्कर है, और अफ्रीका सीट के ऊपर केन्या और डिबोटी के बीच में। जो इंडिया है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 129 वोट उसको मिल जाएगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जीतने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी मेहनत कर रही है कि इससे भी ज़्यादा वोट इलेक्शन के अंदर मिले। 2010 के अंदर इंडिया को यूएनएससी सीट 2011-12 के लिए 187 वोट मिले थे 190 में से, और जो गवर्नमेंट अपना प्लान लॉन्च कर रही है यूएनएससी सीट के लिए, और 2021-22 में सीट कैसे लिया जाए, तो 2013 से ही प्लान लॉन्च किया था, और 2021 जो है वो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। चैलेंज क्या है इन सब में? अब क्योंकि डिप्लोमेसी जो है कैपिटल्स के बीच में अलग अलग देश के, वो सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है, नेगोशिएशन ग्राउंड प्ले करता है, जिसकी वजह से आपको वोट मिल सकता है। और इस तरह से इंडिया ने 55 नेशन ग्रुप्स का जो एंडोर्समेंट है, यानी कि जो मत है, वो शामिल किया है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान था 2019 जून के अंदर। हाउएवर अब क्योंकि लगातार टेंशन बढ़ रहे चाइना और पाकिस्तान के साथ, एज वेल एज कई सारे देशों से क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, जैसे कि टर्की, मलेशिया और अदर ग्रुप्स जैसे कि OIC नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बिकॉज इंडिया का जो डिसीजन था आर्टिकल 370 को लेकर पिछले अगस्त के अंदर, उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सब एक चैलेंज लेकर आ रहा है मैक्सिमम सीट जीतने के लिए जनरल असेंबली में से इस समय पर, और इस प्रकार के चैलेंज पहले कोई पास्ट में हमारे सामने नहीं आया था। रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ड है। इसका मेन काम है मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमॉन्ग द कंट्रीज। अब जो बाकी के ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, उनके रिकमेंडेशंस जो है वो सिर्फ, जो भी बातचीत होती है, डिसीजन होता है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन के तौर पर होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बाइंडिंग डिसीजन ले सकता है मेंबर स्टेट के ऊपर। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है जिसको वेटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, जिसका अभी इलेक्शन है, और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करके जीतने वाला है। जो 5 परमानेंट मेंबर है उसके पास वीटो पावर है यूएन रेजोल्यूशन को लेकर, और परमानेंट मेंबर को ब्लॉक एडॉप्शन रेजोल्यूशन वगैरह करके बिना डिबेट के। जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं
सीट है वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट होता है अपने अपने रीजनल बेसिस के आधार पर, जैसे कि इंडिया पैसिफिक एशिया से सिलेक्ट होने वाला है। जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो अल्फ़ाबेटिकली हर महीने बदलती रहती है। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक है यूएनएससी। इसका पहला सेशन हुआ था 1946 के अंदर। ये इकलौता बॉडी है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इश्यू करता है मेंबर स्टेट्स को लेकर। अब कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स है, टोटल 15 में से 5 परमानेंट है, तो कौन कौन से है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़े पावर्स थे, जैसे कि सोवियत यूनियन, आज का रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इनके पास वीटो पावर है। इन एडिशन काउंसिल के पास 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो रीजनल बेसिस पर हर 2 साल के लिए इलेक्शन होता है इनका, और इलेक्ट होते हैं वो लोग। और जो बॉडी है वो हर महीने अपने मेंबर्स के अंदर अंदर जो प्रेसिडेंसी है बदलती रहती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है यूएनएससी को लेकर कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आप बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है जो नॉन परमानेंट मेंबर है काउंसिल के, वो इलेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रीजनल ग्रुपिंग बेसिस, जिसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा वेस्टर्न यूरोपियन रीजन का। और जो रिटायरिंग मेंबर है यूएनएससी का, वो एलिजिबल है इमीडिएट री इलेक्शन के लिए। तो इन 3 पॉइंट में से एक भी करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में 2 साल का टर्म है, दूसरा यहाँ पर रीजनल ग्रुपिंग बेसिस पर है, लेकिन हाईएस्ट वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रिटायर्ड मेंबर जो है वो एलिजिबल नहीं है इमीडिएट री इलेक्शन के लिए, यानी कि कुछ साल बाद वो री इलेक्शन में जा सकता है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 11 से, जो कि डैमेज के बारे में बात हो रही है। साइक्लोन अम्फान से जो डैमेज हुआ है उसके बारे में। सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट में आएगा, मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है। न्यूज़ में क्या है तो यहाँ पर बताया गया है कि अबाउट 28% का जो सुंदरबन है वो डैमेज हुआ है साइक्लोन अम्फान को लेकर, साइक्लोन अम्फान से। ऐसा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बताया कल, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था कल, और इन लोगों ने प्लांटिंग ड्राइव शुरू किया था मैनग्रोव्स को प्लांट करने का और दूसरे ट्रीज को प्लांट करने का टू मार्क दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है फॉरेस्ट का वो डिस्ट्रॉय हुआ है टोटल 4263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से। जो इंडियन सुंदरबंस है वो डेम्फियर हॉज लाइन्स के साउथ में है और 9630 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें मैनग्रोव्स जो है वो 4263 स्क्वायर किलोमीटर का है। जो डैमेज हुआ है वो पत्थर प्रतिमा और कुलतली एरिया के अंदर हुआ है, जो कि साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद है। मिस बैनर्जी ने यह भी बताया कि 16,000 ट्रीज डैमेज हुए कोलकाता में और अबाउट 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा प्लांटेशन ड्राइव के अंदर कोलकाता में और उसके एडजॉइनिंग एरिया में। सिर्फ स्ट्रीट के ऊपर ट्री लॉस्ट नहीं हुए, गिरे नहीं है, लेकिन पार्क और गार्डन में भी ट्री का डैमेज हुआ है। कुछ ट्रीज जो है वो येलो और रेड हो गए हैं साइक्लोन की वजह से, और ये फिनोमेना को बोला जाता है सैलिनिटी के जरिए हुआ है, सैलिनिटी के थ्रू हुआ है। जो पेड़ येलो टर्न हुआ है वो मैनग्रोव्स नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बताया है। ये मोस्टली क्यों हुआ है? क्योंकि डेंस फॉग हुआ है सलाइन वाटर का उनके ऊपर, और जब सैलिनिटी निकल जाएगी, कम हो जाएगी, तब वो अपने आप ट्री जो है वो सर्वाइव हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रिपेयर होना चाहिए, या प्रिपेयर करेंगे वो लोग 3.5 करोड़ मैनग्रोव ट्री को उगाने के लिए 14 जुलाई को, जो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, उस दिन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सुंदरबंस के बारे में। तो ये कंटीजियस मैनग्रोव्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि कोस्टल रीजन के अंदर है, बे ऑफ बंगाल के, और इंडिया और बांग्लादेश में स्प्रेडेड है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, जिसमें 60% बांग्लादेश में है, रिमेनिंग 40% इंडिया में है। डेल्टा रीजन के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पर पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बनता है, और ये लार्जेस्ट टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी रिकॉग्नाइज हुआ है 1987 में,
और सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। उसके अलावा कई सारे एनिमल स्पीसीज के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि चीतल, डियर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स। क्लाइमेट चेंज और जिस तरह से सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से ये थ्रेट फेस कर रहा है लगातार। और उसके अलावा जो वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिस तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है फिशरी के लिए, वो भी एक थ्रेट बनकर आ रहा है इस मॉडर्न एरा के अंदर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सुंदरबन और वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रामसर साइट्स भी इसमें आ सकती है। और मेंस में सुंदरबंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और मैंग्रोव फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जो आप अपनी एनवायरमेंट की बुक से रेफर कर सकते हैं, चाहे आप शंकर IAS पढ़ रहे हो या मैग्रोइल की बुक। अगला आर्टिकल है लेंसेट और NEJM, ये जो मेडिकल जर्नल है, इन लोगों ने जो डेटा दिया है उसके ऊपर ये एक न्यूज़ आर्टिकल है और एक एडिटोरियल है, पेज नंबर 16 और 6 से द हिंदू से। प्रीलिम्स मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कवर होता है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर इन जर्नल्स ने बात की थी और उसके ऊपर जो विवाद है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। न्यूज़ में क्या है कि जो ऑथर है दोनों ही कंट्रोवर्शियल स्टडी का जो पब्लिश हुआ लेंसेट जर्नल और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उन्होंने अपनी जो रिसर्च है कोविड-19 को लेकर विड्रॉ किया है और बताया कि जो करेक्टनेस है डेटा का जो इन लोगों ने पब्लिश किया उसका वो एफर्मेशन नहीं ले रहे, यानी कि उसकी पक्के सबूत है या पक्का सबूत उन्होंने बताया तो उसका वो करेक्टनेस नहीं बता रहे, इसलिए अपने रिसर्च को विड्रॉ किया है। बिकॉज इन लोगों ने डेटा एक प्राइवेट कंपनी से लिया था एनालिसिस से, उनके एनालिसिस के लिए। बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2 हफ्ते पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी लेंसेट के अंदर, जहाँ पर बताया गया कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल माना जाता है लेंसेट, उसने बताया कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो कि एक एंटी मलेरिया वैक्सीन है, दवाई है जो ट्रीट किया जा रहा है सिक कोविड-19 पेशेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन वो इतनी असरकारक नहीं बता रही। लेकिन आज इस स्टडी को लेंसेट ने वापस विड्रॉ किया, बिकॉज जो ह्यूज डेटाबेस पर ये लोग डिपेंड थे 96,000 पेशेंट्स का, जो 671 हॉस्पिटल से लिया गया 6 कॉन्टिनेंट से, और WHO ने उस पर कोई हार्मफुल प्रिंसिपल्स के आधार पर, यानी कि बिना जांच पड़ताल एक सेफ्टी रिव्यू के लिए क्या किया था, इस ड्रग ट्रायल को पेंडिंग रख दिया था, सस्पेंड किया था बीच में। और इसी की वजह से कुछ जो कंट्री यूरोप की, उन्होंने भी इस ड्रग को विड्रॉ कर लिया था अपने ट्रायल्स को लेकर। इसी तरह की एक और स्टडी आई थी सेम ऑथर के द्वारा, सेम डेटा पर रैली होकर एक दूसरी मेडिकल जर्नल के ऊपर, जिसका नाम है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एसोसिएशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज कोविड-19 और ड्रग्स जो टारगेट किया जा रहा है एंजाइम्स को, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी वायरस को अटैक करने के लिए। तो ये सवाल भी इन लोगों ने वापस रिट्रैक्टेड किया, विड्रॉ किया NEJM मैगजीन से। अब इश्यू क्या है, जो लेंसेट स्टडी है उसको ट्रिगर करते हुए एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आया था साइंटिस्ट से, जहाँ पर बताया गया कि जो मेथोडोलॉजी यूज़ किया गया था डेटा शीट के अंदर, डेटा के अंदर, वो सही नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बात पता चली कि जो मॉर्टेलिटी रेट डिजीज़ के थ्रू बताई गई थी ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्री के खुद के एस्टीमेट से मैच नहीं कर रही। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जहाँ पर पेशेंट्स के रिकॉर्ड को टैली किया जा सके और हॉस्पिटल्स उसको सोर्स कर सके, यानी कि हॉस्पिटल में से डेटा निकाला जा सके, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम बताई जा रही है, जो कि कंक्लूजन के तौर पर बताया जा रहा है कि ये ड्रग जो है पोटेंशियल रिस्क वाला है, जो कि पूरा गलत बात है। तो ये इशू बनकर आया था। अब कंसर्न की बात करते हैं तो बड़ा कंसर्न यहाँ पर क्या है कि जिस डेटा के ऊपर रिलाई होकर लेंसेट और NEJM मैगजीन ने जो स्टडी पब्लिश किया था, वो इन्होंने लिया था सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन से। ये एक कंपनी है जहाँ पर कुछ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तकरीबन 5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनके पास लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ है। और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो नंबर है इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से कंपाइल किया है लेस देन 2 मंथ्स के अंदर।
जो एक्सपीरियंस क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट है उन्होंने बोला कि ये काम लेबर इंटेंसिव प्रोसेस वाला है, ऐसे कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से नहीं होता, इसमें एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जब कंपनी के डेटा के ऊपर अटैक हुआ, उसकी रेपुटेशन पर अटैक हुआ, तो कंपनी ने बताया और कंपनी से जब क्लैरिफिकेशन मांगी गई तो कंपनी ने बताया कि हम क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, हम लोग डेटा शेयर नहीं कर सकते कि कौन से हॉस्पिटल्स और कौन से पेशेंट्स का हमने डेटा लिया है और आपको बताया है। और जो जनरल्स ने स्टडी पब्लिश किया था इनके डेटा के आधार पर उन लोगों ने रिट्रैक्शन लिया और सर्जिस्फीयर कंपनी को ब्लेम किया कि इनका जो पूरा प्राइमरी डेटा है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ना ही इनके जर्नल ने इंट्रोस्पेक्ट किया पीयर रिव्यू प्रोसेस को, जो कि ज़रूरी है इस स्टडी को पब्लिश करने से पहले। और ये जो डेटा सोर्सिंग है जिस प्रकार से सर्जिस्फीयर कंपनी ने किया है वो डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस है, जो कि कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड होगा वो पैनिक ड्राइवन होगा, जहाँ पर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ना अप्रेजल प्रोसेस होगा जो अनटच्ड रहेगा, यानी कि यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो एवरेज पीयर रिव्यू है वो हफ्ते लेता है और जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस है वो महीने लेता है। और अभी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि जो साइंस है वो डिलीवर करे रिजल्ट जादू के जैसे। कुछ सालों के अंदर अभी क्वेश्चन रेज हुआ था इफेक्टिवनेस लेकर ट्रेडिशन का, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पीयर रिव्यू प्रोसेस, और जिस तरह से लॉन्च हो रहे हैं वेलकम इस तरह के रिपोर्ट्स, तो उसको वेलकम किया जा रहा है, जबकि बाद में पता चलता है कि ये फेक है या तो एक वेग तरीके से, ओपेक तरीके से लिया हुआ है। प्रेजेंट इंस्टेंस के अंदर हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एफर्ट है एक्सटर्नल साइंटिस्ट का कोविड-19 से लड़ने के लिए। कंक्लूजन के तौर पर जो की लेसन इस मिस्टेक से आपको यहाँ पर सिखाई दे रहा है वो ये है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पावर, प्रिविलेज और फाइनेंस या पॉलिटिक्स का। जो मीन्स और मेथड है साइंटिफिक रिजल्ट का वो ज़्यादा मैटर करता है रिजल्ट से भी ज़्यादा, और यही रिजल्ट जो है वो ग्लोबल स्क्रूटिनी से कोई भी निकाल सकता है, लेकिन मीन और मेथड जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर एथिक्स की बात हो रही है। ओपननेस ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेम गेम से, जो कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़रूरी है ओपननेस, बिकॉज आप ओपन नहीं रहेंगे, डेटा छुपाएंगे, आपके एफर्ट्स छुपाओगे, तो वर्ल्ड जो है वो एक बुरी राह पर जा सकता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। तो ये एंटी मलेरियन ड्रग ऑप्शन है, ये लेस टॉक्सिन है क्लोरोक्विन से। ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर वो रूमेटॉइड आर्थ्रिसिस या ल्यूपुस वाला पेशेंट हो, उनको भी। कौन बनाता है ड्रग इंडिया के अंदर? तो मार्केट साइज जो है इस ड्रग का वो 152.80 करोड़ का है इंडिया में। कई सारे देश बनाते हैं, कई सारे देश के अंदर ये ड्रग्स जाता है इंडिया से। मुंबई बेस्ड IPCA लेबोरेटरीज जो है वो 82% का मार्केट कैप्चर करती है, जो हाइड्रोक्लोरोक्विन और HYQ के ब्रांड से निकलता है। अराउंड 80% का वॉल्यूम जो है IPCA का वो एक्सपोर्ट होता है। और दूसरी कंपनी है अहमदाबाद के अंदर हेडक्वार्टर कैडिला हेल्थ केयर, जिसका 8% का मार्केट शेयर है। अब क्यों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एकदम से अटेंशन लेकर आया? तो एक जर्नल थी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसने रिपोर्ट किया जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो टैबलेट है अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ दिया जाए तो वो एफिशिएंट होगी, इफेक्टिवली काम करेगी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए और कोविड-19 को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये स्टडी जो है वो काफ़ी छोटे एनालिसिस के ऊपर बताया गया था, बिकॉज सिर्फ 20 लोगों के ऊपर ये जांच कर स्टडी कर ये पब्लिश कर दिया गया था, तो इतना अटेंशन यहाँ पर नहीं गेन किया था। लेकिन लेट मार्च में प्रेसिडेंट ट्रंप ने USA के इस ड्रग की डिमांड की और ये गेम चेंजर बन के आया, ऐसा उन्होंने बताया ट्रंप ने कि कोविड-19 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वाली। और इस लास्ट मंथ के अंत तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी किया जिसके अंदर रिकमेंड किया कि जो एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स है जो कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जाए।
और ICMR ने ये भी बोला कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को जो कोविड-19 पेशेंट से कंफर्म्ड आए हुए और उनसे जुड़े हुए, उनके लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाए। हाउएवर गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया कि ये जो ड्रग है वो सिर्फ कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए ही प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दिया जाएगा, ताकि मार्केट में इसकी कमी ना हो, ऐसे ही कोई होर्डिंग ना कर ले। लेकिन मार्च के अंदर ICMR की एडवाइजरी को फॉलो करते हुए ये जो ड्रग है उसको कई सारे पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने क्या किया, एक स्टॉकअप कर दिया था अपने पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। बाद में इस ड्रग को शेड्यूल H1 स्टेटस दे दिया गया, जिसकी वजह से एक फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी हर बार डॉक्टर के ज़रिए जब भी आपको ये खरीदनी हो दवाई मेडिकल से। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के अंदर एथिक्स इन जर्नल्स की बात हो सकती है, यानी कि जिस तरह से ये जर्नल्स किसी के भी डेटा के ऊपर रिलाई करके कोई भी स्टडी पब्लिश कर लेता है और उसकी बात में आकर WHO तक अपनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ट्रायल रोक देता है, तो एथिक्स की यहाँ पर बात आ रही है जर्नल्स को लेकर भी, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसकी भी बारे में बात हो सकती है, जो कंक्लूजन के अंदर हमने देखा था वो आप वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 6 है, जो कि लीड आर्टिकल है। सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होता है, प्रीलिम्स और मेंस में GS पेपर 3 के अंदर। ये जो आर्टिकल है वो बात करता है हेल्थ इम्पैक्ट फंड को लेकर, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए फिजिबल होगा डेवलपिंग एंड मार्केटिंग न्यू फार्मास्यूटिकल्स को लेकर। एग्जैक्टली क्या है इसमें वो देख लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं ग्लोबल मार्केट क्या है, फार्मास्यूटिकल्स का करंट सिनेरियो क्या है। तो जो ग्लोबल मार्केट है फार्मास्यूटिकल्स का वो करंटली 110 लाख करोड़ का है, यानी कि 7% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, वर्ल्ड की GDP का 7%। रफली 55% का जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल स्पेंडिंग है, यानी कि 60 लाख करोड़ का ब्रांड नेम प्रोडक्ट से होता है, यानी कि जो पेटेंट के अंदर है उनसे होता है। जो कमर्शियल फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एफर्ट है उनको एनकरेज किया जाता है और रिवॉर्ड दिया जाता है अर्निंग के थ्रू, कमाई के थ्रू। जिस तरह से दवाई बेचकर प्रोडक्ट की सेलिंग करके उनकी अर्निंग होती है। ये जो अर्निंग है लार्जली डिपेंड है 20 साल का प्रोडक्ट पेटेंट के ऊपर, जो कि WTO मेंबर स्टेट्स ने जो ऑब्टेन किया है उसके आधार पर बना हुआ है। और ये जो पेटेंट है वो टेम्पररी मोनोपोली का टैग दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो न्यू प्रोडक्ट है विदाउट कंपटीशन ऑफ प्राइस बेचा जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के आधार पर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर बेचा जा सके माल। और ये अभी भी सब्सटेंशियल सेल वॉल्यूम के लिए मेंटेन है। और US ने 1000 बार बोला है कि ये जो ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यूजुअल नहीं है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल्स का सिचुएशन देख लेते हैं इंडिया के अंदर क्या है। तो इंडिया में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली प्राइस है न्यू मेडिसिन का वो मच लोअर है, लेकिन सिमिलरली अनएफोर्डेबल है मोस्ट सिटीजन्स के लिए, कि जो नई वैक्सीन बन रही है वैसे तो वर्ल्ड के हिसाब से सस्ती है, लेकिन इंडियन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज कंपनी क्या करती है, अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है उसको कवर करने का ट्राई करती है और बाद में प्रॉफिट कमाने के लिए पीछे पड़ जाती है। और करंटली 14 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आता है इंडिया के अंदर, जिसमें कौन कौन से कॉस्ट शामिल है। एक तो आता है क्लिनिकल ट्रायल का कॉस्ट, ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर सके वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को। बाद में आता है कैपिटल टाइड अप कॉस्ट लॉन्ग डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। और रिसर्च के एफर्ट के अंदर अगर कोई कुछ फेल हो जाए और रिसर्च के एफर्ट में पैसा लगता है वो भी यहाँ पर कॉस्ट गिना जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या पॉइंट ऑफ वरी है। तो फंडिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है जो इनोवेटर है उनको मोटिवेट किया जाता है लार्ज मार्कअप्स के थ्रू, यानी कि ज़्यादा पैसा मिलेगा ऐसी दवाइयों में जहाँ से आप महंगे महंगे दाम लगा सकते हो। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन बीमारियों के ऊपर नहीं होता जो पुअर पीपल्स को अफेक्ट कर रही है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। यहाँ पर एग्जांपल है जो 20 WHO के लिस्ट के अंदर बताया गया कि जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, और वही 20 बीमारियाँ
1 बिलियन लोगों को है, लेकिन वो सिर्फ 0.35% का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। यानी कि जो एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जो पैसा बना के दे रहा है उस दवाइयों पर रिसर्च हो रही है, यानी कि डायबिटीज़ और वो सब। सिर्फ 12% का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड होता है वो ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया के लिए होता है, जिसकी वजह से 1.7 लाख पीपल हर साल मरते हैं। दूसरा यहाँ पर कंसर्न है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ऑफ अ न्यू मेडिसिन ट्रेंड टू बी क्वाइट हाई। अब नया जो मेडिसिन है वो ट्रेंड बन गया है कि वो महंगा होगा, तो जो प्राइस है एडवांस मेडिसिन का वो हाई है, जिसकी वजह से जो कुछ एफ्लुएंट या वेल इंश्योर्ड पेशेंट है वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, पैसों वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अभी भी अंडर पेटेंट मेडिसिन मौजूद है उनके लिए। तो ये कॉज ऑफ वरी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो जनरली लो रहता है, तो ये लोग दाम क्यों ज़्यादा रखते हैं, तो ये भी एक कॉज ऑफ वरी है। और तीसरा और आखिरी कंसर्न क्या है, रिवॉर्ड फॉर डेवलपिंग। और बाद में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पुअरली करेक्टेड थेरापेटिक वैल्यू के साथ रख दिया जाता है, यानी कि जो फर्म है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ छापती है डुप्लीकेट ड्रग्स को बनाकर, लिटिल उसमें कुछ ऐड करते हैं और अपनी फार्मास्यूटिकल टूल बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो इनका क्लियर कट मोटिव है कि भाई कमाना है बस, और कुछ कंपनी क्लेवरली मार्केटिंग करके ड्रग्स जो है वो पेशेंट्स को बेच कर अपना बेनिफिट कमाती है। तो ये जो रिवॉर्ड है डेवलप करने के लिए वहाँ पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैसे के लिए ये इंडस्ट्री चल रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कमी यहाँ पर आ रही है। अब हेल्थ इम्पैक्ट फंड क्या है, तो इस सब कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हेल्थ इम्पैक्ट फंड बनाया गया। ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रैक है जिसके ज़रिए फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स को राह दी जा सके कि भाई आप इस बीमारियों के ऊपर आप रिसर्च करिए, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा प्रेजेंट रिजीम के साथ। जो भी मेडिसिन रजिस्टर हो रही है नई इस फंड के अंदर, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जितना या उससे कम दाम में बेचा जाएगा, लेकिन उनको 10 एनुअल रिवॉर्ड पेमेंट भी मिलेगा हेल्थ गेन अचीव होने के बाद, जब लग रहा है कि भाई मेडिसिन जो है वो काम कर रही है। तब जो फंड है फार्मास्यूटिकल फर्म्स को मिलेगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जा रही है, नॉन प्रॉफिटेबल करंट रिजीम के अंदर, और लार्ज पब्लिक गेन्स के लिए काम कर रही है, पुअर लोगों के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी जाएगा जो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रिसर्च कर रहा है। और जो फंड है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पैदा करेगा हेल्थ आउटकम को रिवॉर्ड करके, ना ही सेल को रिवॉर्ड करके। कितनी बिक्री हुई है वो नहीं, कितने लोग सही हुए हैं उस पर यहाँ पर रिवॉर्ड किया जाएगा हेल्थ इम्पैक्ट फंड से। अब इश्यू क्या है स्टेट रिस्क के ऊपर, तो जो पार्टिसिपेशन है कॉमर्शियल फार्मास्यूटिकल फर्म का वो क्रूशियल है ग्लोबल पेंडेमिक को टैकल करने के लिए, बिकॉज ये लोग बेस्ट सूटेड है नई वैक्सीन को और मेडिकेशन को फास्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और स्केल अप करने के लिए आज के समय पर। लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इस प्रकार की जो फर्म्स है वो डिस्करेजमेंट फेस कर रहे हैं बिजनेस रिस्क को लेकर सरकार की तरफ से, जो बोल रही है कि कंपलसरी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मोनोपोली रिवॉर्ड्स होगा, ये सब। तो ये सब खतरा सरकार की ओर से उस फर्म को मिल रहा है। तो जो हेल्थ इम्पैक्ट फंड है उसके रजिस्ट्रेशन से ये जो रिस्क है वो रिमूव किया जा सकता है, और उसके बाद सरकार का कोई भी कारण नहीं रहेगा इनके इनोवेशन के अंदर इंटरफेयर करने का। और जिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रियल और रैपिड कॉस्ट के ऊपर होगा, उनके प्रोडक्ट के ऊपर होगा, यानी कि जो स्टेट का रिस्क है वो इस हेल्थ इम्पैक्ट फंड से रिमूव हो जाएगा। अब फंडिंग कौन करेगा, इस हेल्थ इम्पैक्ट फंड में से पैसा कौन देगा? तो ये जो फंड है वो शुरू हुआ 20,000 करोड़ पर एनम के हिसाब से, और ये ज़्यादा 10 से 12 मेडिसिन को अट्रैक्ट करेगा। एक हर साल आएगी और एक एग्जिट होगी हर साल। जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है वो 17,000 से 20,000 करोड़ कमाएगा फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, और कुछ उससे भी ज़्यादा कमाएगा अगर ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू हुई या बेनिफिट कर रही है ज़्यादा लोगों को। जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है इस फंड का वो विलिंग गवर्नमेंट से आएगा, यानी कि जो सरकार चाहती है कि मुझे डोनेट करना है
अपने जीडीपी में से, तो वो दे सकता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल टैक्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, स्पेक्यूलेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वहाँ से ये पैसा इस फंड के अंदर जाएगा। जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एफ्लुएंट कंट्री होगा उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सब सस्ती मेडिसिन का, बल्कि इनको महंगे दाम में प्रोडक्ट दिया जाएगा ताकि वो मोटिवेट हो इस हेल्थ इम्पैक्ट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करे और इस ड्राइव के अंदर ज्वाइन हो सके। वे फॉरवर्ड क्या है? हेल्थ गेन को अचीव करने के लिए प्रोडक्ट इनोवेटर के लिए न्यू स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्टिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे इनका जो ड्रग है वो काम करेगा, एक सिनर्जी लेकर आएगा और ट्रीटमेंट आउटकम्स बेहतर होगा। इनोवेटर्स को थेरेपीज और डायग्नोस्टिक्स को एक साथ सोचना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और पेशेंट्स तक पहुंचना पड़ेगा, उनके बेनिफिट को पहुंचाना पड़ेगा और उनके रियल टाइम रिजल्ट्स को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसकी हमें आवश्यकता है थेरेपेटिक सक्सेस के लिए। और ये इंश्योर करने के साथ साथ जो हाई वैल्यू पेशेंट है जो अफोर्ड कर सकते हैं ड्रग्स को और प्रॉपर इंस्ट्रक्टेड और मोटिवेटेड ऑप्टिमल यूज़ को, तो उनका जो प्राइम कंडीशन है वो लगातार बना रहे। और जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो हेल्थ गेन के ऊपर होना चाहिए, मार्कअप सेल के ऊपर नहीं होना चाहिए कि इनकी बिक्री इतनी हो रही है, नहीं, कितना असर कर रही है उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल रिसर्च एंड मार्केटिंग सिस्टम पर भी हम लोग जा सके। बिकॉज इस तरह के रिवॉर्ड मैकेनिज्म से हम लोग सस्टेनेबल रिसर्च एंड मार्केटिंग सिस्टम तक जा सकते हैं, बाकी मार्कअप सेल के हिसाब से नहीं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स विद द फंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्या क्या मेजर कंसर्न है? यहाँ पर 3 कंसर्न की हमने बात की थी, वो आप लिख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर फार्मास्यूटिकल में। डिस्कस करिए कि हाउ ये जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है ओरिएंटेड टुवर्ड्स हेल्थ गेन वुड लीड टू सस्टेनेबल रिसर्च एंड मार्केटिंग सिस्टम, कि किस तरह से रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है वो हेल्थ गेन की तरफ करके सस्टेनेबल रिसर्च एंड मार्केटिंग सिस्टम अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आप इस आर्टिकल की मदद से लिख सकते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो एक बार अच्छे से आर्टिकल पढ़िए द हिंदू में से, इस वीडियो से एनालिसिस आप एक बार समझ लीजिए और अपनी ओर से आंसर को आर्टिकुलेट करके हमको ईमेल करिए magnitudeinstitute@gmail.com के अंदर। हम आपके इस क्वेश्चंस के आंसर्स का रिप्लाई करेंगे और करेक्शन करके भेजेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली हेडलाइंस देख सकते हैं कि हमने जो न्यूज़ एनालिसिस किया उसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल्स आप द हिंदू में से पढ़ सकते हैं आज के अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर एज ऑलवेज आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।